नमस्कार भैया बहनों, कैसे हो भाई? सब बढ़िया, ठीक हो? चलिए, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कक्षा द्वादशी वाणिज्य वर्ग में आज हम व्यवसाय अध्ययन विषय में अध्ययन करेंगे अध्याय 6 विपणन, और इसका भाग है पहला। इससे पहले अपन ने पढ़ा था नेतृत्व के बारे में, जिसमें नेतृत्व के गुण और एक अच्छे नेता में किन किन गुणों का समावेश होना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक है विपणन। विपणन यानी विपणन से आशय ऐसे क्रिया क्षेत्र से है जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के पूर्व से लेकर उनके वितरण और विक्रय के बाद तक की सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। यानी विपणन से आशय अगर हम कहें सामान्य शब्दों में तो हम कह सकते हैं कि वस्तुओं के उत्पादन से पूर्व से लेकर के विक्रय के बाद तक की सेवाएं जो हम एक उपभोक्ताओं को, ग्राहकों को प्रदान की जाती हैं, वो सब विपणन के अंतर्गत आती हैं। तो विपणन का जो उद्देश्य होता है वह यही होता है कि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हुए लाभ कमाना और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। और विपणन प्रबंध जो हम करते हैं, यानी विपणन का प्रबंध करने के लिए विपणन प्रबंध से तात्पर्य है कि यह क्या है, संपूर्ण प्रबंध। जो अपन ने प्रबंध के अंतर्गत पहले पढ़ा था कि प्रबंध क्या है, यानी संस्था के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया है। तो उसी तरीके से विपणन प्रबंध से तात्पर्य संपूर्ण प्रबंध के उस भाग से है जिसका संबंध विपणन क्रियाओं के, विपणन क्रियाएं यानी विपणन के लिए हम क्या क्या कार्य करेंगे, तो उसके नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण से है, जो उत्पादक और उपभोक्ता के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय को सरल बनाता है। यानी उत्पादक से लेकर के उपभोक्ता तक वस्तु अच्छे ढंग से पहुँचे, सरल हो उनके बीच विनिमय, तो उसके लिए किस प्रकार से हमको नियोजन करना है, किस प्रकार से हमको संगठन करना है, कैसे निर्देश देना है, किस प्रकार से नियंत्रण करना है। यानी विपणन क्रियाओं का नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण करने को कहा जाता है विपणन प्रबंध का कार्य करना। तो इसके लिए विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग ढंग से इसे परिभाषित किया है। आइए देखते हैं हम इसको परिभाषित किया है उसके बारे में। तो सबसे पहला हम लेते हैं फिलिप कोटलर के अनुसार विपणन प्रबंध को परिभाषित किया गया है कि विपणन प्रबंध उन कार्यक्रमों का विश्लेषण, नियोजन, क्रियान्वयन तथा नियंत्रण करना है जो संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पारस्परिक हितकारी विनिमय एवं संबंधों का सृजन करने, उनका निर्माण करने तथा उन्हें बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। यानी फिलिप कोटलर कहते हैं कि विपणन प्रबंध के अंतर्गत उन सभी कार्यक्रमों का विश्लेषण है, नियोजन है, क्रियान्वयन है और नियंत्रण है जो कि संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उत्पादक, पारस्परिक हित किसका है, उत्पादक और उपभोक्ता, तो पारस्परिक हितकारी विनिमय संबंधों का सृजन करने के, विनिमय जो संबंध है, विनिमय भी वस्तुओं का हो और उनके बीच जो संबंध है वह भी मधुर बने, संबंधों का सृजन करने, निर्माण करने तथा उन्हें बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। इसी तरीके से विलियम जे स्टैंटन कहते हैं कि विपणन विचार का क्रियात्मक रूप ही विपणन प्रबंध होता है। विपणन विचार का क्रियात्मक रूप यानी विपणन का हमारे मन में जो विचार आता है, यानी हमको विपणन कार्य करना है, कैसे करेंगे, तो विपणन विचार का क्रियात्मक रूप
कौन कौन से कार्य हमको इसके अंतर करते हैं, तो इसका क्रियात्मक रूप ही क्या है, विपणन प्रबंध। तो इस प्रकार से ये विपणन प्रबंध के बारे में बताया गया है कि विपणन प्रबंध जो है यह विचारों, क्रियाओं एवं प्रयासों का वास्तविक रूप में क्रियान्वयन करना है। इसके लिए विपणन की प्रबंध के कार्य के रूप में अनेक क्रियाएं बताई गई हैं, जिनमें से हम ले रहे हैं। अब देखिए, विपणन प्रबंध के कार्यों के अंतर्गत सबसे पहला आता है बाजार विश्लेषण के कार्य। बाजार विश्लेषण के कार्य के अंतर्गत यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, किसका, विपणनकर्ता का, कि बाजार विश्लेषण यानी बाजार से संबंधित, बाजार में जाकर के वहाँ से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करना, यानी वर्तमान समय में बाजार में किस प्रकार की वस्तु की मांग है, ग्राहकों को किस प्रकार की वस्तु की आवश्यकता है, उनकी रुचि किस प्रकार की वस्तुओं में है, इन सब के बारे में जानकारी हासिल करना, ये बाजार विश्लेषण के कार्य के अंतर्गत आता है। इसके अलावा ग्राहकों की मतलब कैपेसिटी, अब जैसे होता है ना कि भाई सीज़न है तो उस समय वस्तुएं अधिक बिकती है, जैसे शादी ब्याह की सीज़न हो गई, कोई भी तीज त्यौहार की सीज़न है, उस समय वस्तुओं की डिमांड अधिक रहती है बाज़ार में, ग्राहक वस्तुएं अधिक खरीदते हैं, तो उन सब का अनुमान लगाना। तो बाज़ार की स्थिति और ग्राहकों की स्थिति का अध्ययन करके इस बाजार विश्लेषण के कार्य के अंतर्गत इसमें आते हैं। दूसरा आता है विपणन नियोजन। विपणन नियोजन के अंतर्गत आता है आपके कि संस्था के हमारे जो उद्देश्य हैं, विपणन के उद्देश्य हैं, उनको किस प्रकार से पूरा किया जाएगा, उसके लिए कैसे हम योजना बनाएं। तो विपणन के कार्यों को करने के लिए एक योजना बनाना, ये आता है विपणन नियोजन के अंतर्गत। फिर तीसरा है विपणन संचार का कार्य। विपणन संचार यानी विपणन प्रबंध को हम कह सकते हैं कि संचार का कार्य करना पड़ता है, सूचनाओं का आदान प्रदान। किसी प्रकार की वस्तु आप उत्पादित करने जा रहे हो तो उसके बारे में आम जनता को सूचित करना। अब आप सूचित कैसे करोगे, विज्ञापन के जरिए सूचित करोगे, विक्रय संवर्धन के द्वारा सूचित करोगे, प्रचार प्रसार करोगे, मुफ्त में नमूने वगैरह दोगे, ग्राहक बाजार में विक्रेताओं से जाकर के संपर्क करोगे कि भाई ये वस्तु हम नई लॉन्च कर रहे हैं, इससे संबंधित ये नमूने हैं, आप अपने ग्राहकों को दे करके इस वस्तु के बारे में अपने सुझाव लेना। तो ये सब विपणन संचार के अंतर्गत आता है। फिर आता है चौथे नंबर पे उत्पाद का रूपांकन एवं विकास। रूपांकन, उत्पाद का रूपांकन यानी वस्तुओं के उत्पादन में उनके रूप में परिवर्तन करना, मतलब आकर्षित बनाना उसे और ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार उनका रूप अंकित करना। कहने का मतलब यही है कि जैसे गन्ने से हम शक्कर बना रहे हैं तो ये रूप उपयोगिता का सृजन हो गया, इसमें रूपांकन हो गया। तो जैसी वस्तु चाहिए, जैसे आप देखिए कि रेडीमेड का अगर हम फैक्ट्री है हमारी, तो ग्राहक किस प्रकार के वस्तुओं की, किस प्रकार के कपड़ों की डिमांड करता है, उसमें वैसी डिज़ाइन डालना, उसमें वैसी हम कह सकते हैं कि उस वस्तु के बारे में मतलब पॉपुलर उसको बनाना, या उसको देखते ही ग्राहक पसंद कर ले, उसका रंग, उसकी डिज़ाइन उसके हिसाब से सेट करना, ये सब भी इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है बाजार वर्गीकरण। बाजार वर्गीकरण के अंतर्गत आता है कि बाजार भी कई प्रकार के होते हैं। आप देखिए, एक तो बहुत हाई फाई स्टैंडर्ड होता है, एक मीडियम और एक निम्न स्तर का। हाई फाई जैसे स्टैंडर्ड ग्राहक अगर हाई फाई है तो उनके लिए आप देखिए बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल्स है या बड़े बड़े शोरूम्स वगैरह हैं, वो हो सकते हैं बाज़ारों में। मीडियम है तो मीडियम तरह के शॉप्स वगैरह हो सकते हैं, और निम्न स्तर के यानी गांव से बिलोंग करने वाले जो ग्राहक हैं उनके लिए बाज़ार अलग होता है। तो इस प्रकार से बाज़ार का वर्गीकरण करके वहाँ पर कैसे ग्राहक आते हैं, क्या है उनकी रुचियों का, उनकी आवश्यकताओं का पता लगाना और उसके अनुसार बाज़ार का वर्गीकरण करना। फिर आता है प्रमापीकरण, स्टैंडर्ड एंड श्रेणीकरण।
क्लासिफिकेशन, प्रमापीकरण यानी निर्धारित एक स्टैंडर्ड यानी वस्तु की विशेषताओं के आधार पर उसका प्रमापीकरण करना। और इसके अंतर्गत हम प्रमापीकरण में यह सुनिश्चित करते हैं कि किस प्रकार से वस्तु की क्वालिटी है, क्वालिटी अगर हाई फाई है, स्टैंडर्ड है क्वालिटी, तो उसके हिसाब से उसका मूल्य भी बढ़ा हुआ होगा। और श्रेणीकरण के अंतर्गत गुणों के आधार पर उनमें बांट दिया जाता है। जैसे ये ए क्लास का माल है, ये बी क्लास का है, ये सी क्लास का है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आपको उदाहरण दूं, जैसे चावल का उदाहरण लेते हैं, तो चावल के अंतर्गत एक तो आता है वनस्पति चावल पूरा बड़ा फूलने वाला, और एक आता है मीडियम जिसको हम कह सकते हैं पूर्णिया चावल, एक आती है कड़ी। तो ये 3 प्रकार से उनका क्या हो गया क्लासिफिकेशन, और रेट भी उसके हिसाब से उनकी हो जाती है। यानी अलग अलग गुणों के अनुसार विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है ताकि वस्तु को पहचानने में और उसका मूल्य निर्धारित करने में आसानी रहती है। फिर आता है पैकेजिंग एवं लेबलिंग। आजकल देखिए वस्तुओं का पैकिंग करना बहुत ही आम बात है और प्रचलन में है और सुविधा भी रहती है। एक तो वस्तुएं सुरक्षित रहती है पैकिंग होने पर, और वस्तुओं के गिरने का डर नहीं रहता, बिखरने का डर नहीं रहता। तो पैकेजिंग करने के बाद वस्तुओं पर पैकेजिंग के बाद उसके ऊपर लेबलिंग की जाती है कि वस्तु की क्वालिटी क्या है, इसमें किन किन चीज़ों का मिश्रण है, और उसके ऊपर लेबल लगा करके उसकी सारी जानकारी रखी जाती है। वस्तु से रिलेटेड मूल्य क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरिंग डेट क्या है, इस वस्तु को कैसे उपयोग में लेना है, इन सभी बातों का उसमें वर्णन होता है ताकि ग्राहक आसानी से वस्तु को उपयोग में ले सके। नेक्स्ट आता है ब्रांडिंग। ब्रांड, हम जानते हैं कि कई ग्राहक होते हैं ऐसे हाई फाई जो ब्रांड को देखते हुए वस्तुओं को परचेज करते हैं। मतलब हाई फाई ब्रांड कहने का मतलब है कि जैसे हम कोई वस्तु खरीदते हैं, जैसे सपोज करिए पंखा खरीदा, पंखा खरीदना है, एक व्यक्ति जाता है कि साहब हमको पंखा दीजिए नॉर्मल, कि भाई रेट भी रिजनेबल हो, क्वालिटी भी सही हो, ठीक है साहब। एक कहता है नहीं, आपके पास किन किन ब्रांड्स के पंखे हैं आप हमको बताइए, तो बताएगा कि पोलर का पंखा है, उषा का पंखा है, क्रॉम्पटन का पंखा है। तो ये उसकी क्या हो गई, ब्रांड हो गई। आप पेन खरीदने जाते हो, एक आप दुकानदार को जाके कहते हो अंकल पेन देना, तो वो आपको नॉर्मल पेन दे देगा। एक आप कहते हो नहीं अंकल रोटोमैक का पेन देना, मार्कर का पेन देना, सेलो का पेन देना, तो ये उसकी क्या हो गई, ब्रांड हो गई। तो वस्तु का उत्पादन करने के बाद उसकी ब्रांड तय करना ताकि विक्रय में आसानी हो सके, और ग्राहक भी जब उस वस्तु के आदी हो जाए तो उस ब्रांड से उस वस्तु को खरीद सके। फिर आता है ग्राहक समर्थन सेवाएं। ग्राहक समर्थन सेवा के अंतर्गत आता है कि ग्राहकों को ऐसी सेवाएं प्रदान करना कि ग्राहक बार बार उसी प्रकार की वस्तु की डिमांड करें, यानी उसी क्वालिटी की वस्तुओं को खरीदने की डिमांड करें। इसके साथ साथ ग्राहक हमसे जुड़ा रहे, बना रहे, कि आपने वस्तु विक्रय कर दी, उसके बाद भी अगर कोई समस्या आ रही है ग्राहक को, तो उस समस्या को दूर करना। अगर कोई शिकायत आ गई है वस्तु संबंधित, तो उस शिकायत को दूर करने के लिए वस्तु को ठीक करना या बदल करके देना। या इसके अलावा आप मान लो कोई वस्तु, आप इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खरीद, जैसे मान लो एसी खरीद रहे हो आप, तो एसी के लिए उसकी फिटिंग करना, रख रखाव करना संबंधी बात हो गई। तकनीकी सेवाएं प्रदान करना, उन्हें सूचनाएं प्रदान करना कि किस प्रकार से आप इन वस्तुओं को उपयोग में लोगे। इससे क्या होता है कि ग्राहक हमसे बना रहता है, ग्राहक हमारी सेवाओं का समर्थन करता है, हमसे प्रभावित होता है, और फ्यूचर में जब कोई उसे सामान खरीदना होता है तो वह हमारे पास ही आता है। फिर आता है उत्पाद का मूल्य निर्धारण, कि वस्तु का, जो हमने वस्तु उत्पादित की है उसका मूल्य कैसे हमको निर्धारित करना है। तो उसके अंतर्गत सीधी सी बात है कि हमारा माल किस क्वालिटी का है, उस क्वालिटी को देखते हुए हमें वस्तु का मूल्य निर्धारित करना है। साथ ही साथ मांग और पूर्ति, इस बात का भी हमको विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ता है कि वस्तु की डिमांड बाजार में कितनी है
और क्या हम उस डिमांड के अनुसार हमारे पास पूर्ति हो रही है, सप्लाई हम दे पा रहे हैं। अगर मांग और पूर्ति में सीधा संबंध है, यानी मांग के अनुसार पूर्ति हो रही है, तो वस्तु का मूल्य क्या लग जाएगा, जो उचित मूल्य है वो लग जाएगा। लेकिन अगर मांग अधिक है और पूर्ति कम है तो वस्तु का मूल्य बढ़ावा हो जाएगा। जैसे अभी आपने देखा था इन दिनों में कि प्याज की खपत कम थी और डिमांड अधिक थी, मतलब पूर्ति कम थी और डिमांड अधिक थी। तो क्या हो गया, पूर्ति कम है और डिमांड अधिक है, प्याज के भाव 70 रुपये किलो 80 रुपये किलो हो गए थे। वापस से उत्पादन हो गया, अब डिमांड भी है और पूर्ति भी है, तो वापस से रेट थोड़ी कम हो गई। इसी तरीके से अगर पूर्ति ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है, जैसे आप देखते हो गर्मी की सीज़न में 100 रुपये के 8 किलो 10 किलो प्याज भी मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे पास पूर्ति है और डिमांड कम है, लोगों के पास है तो डिमांड कम है। तो इस तरीके से मांग और पूर्ति को देखते हुए वस्तु के मूल्य का निर्धारण हमको करना होता है। फिर आता है विक्रय। विक्रय करने के लिए क्या क्या है कि भाई आप वस्तु का विक्रय कर रहे हो तो उसके लिए किस प्रकार से आपने वस्तु का मूल्य की सूचियों का प्रकाशन करवाना है, विक्रेताओं को, विक्रयकर्ताओं को नियुक्त करना है, सेल्समैन को नियुक्त करना है और विक्रय की शर्तें निर्धारित करनी है कि भाई आप रोकड़ में माल खरीदते हो तो ये मिलेगा, अगर आप उधार में माल खरीदते हो तो इतने % हम आपसे 3 महीने के बाद इतने % हम आपसे ब्याज लेंगे। जो भी शर्तें हैं उन शर्तों को लागू करना। उसके बाद आता है परिवहन, यानी माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए परिवहन के साधनों की व्यवस्था करना। संग्रहण करना, यानी भंडारण, स्टोरेज करके रखना। वस्तुएं की डिमांड, अब देखिए बताया था पहले भी आपको मैंने कि कई वस्तुएं ऐसी होती है जो वार्षिक उत्पादित होती हैं तो और काम में हम लेते हैं साल भर, तो हमें उसका भंडारण करके रखना पड़ता है, उसका संग्रहण करके रखना पड़ता है, स्टोरेज करके रखना पड़ता है। जैसा आप देखिए गेहूँ वार्षिक फसल है लेकिन काम में हम लेते हैं प्रतिदिन, रोटी चाहिए ना, गेहूँ के आटे की हम रोटी बनाते हैं, काम में लेते हैं प्रतिदिन, लेकिन उत्पादित कैसे होती है, वार्षिक उत्पादित होती है। तो वार्षिक जब उत्पादित होती है तो उसका हमको संग्रहण करके रखना पड़ता है। तो उचित मात्रा में हम संग्रहण करके रखें ताकि हम ग्राहकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं उपलब्ध करवा सकें। फिर आता है वित्त व्यवस्था करना, पैसों की व्यवस्था, पूंजी की व्यवस्था करना, धन की व्यवस्था करना कि माल को खरीदने के लिए, उसका उत्पादन करने के लिए, उसका संग्रहण करने के लिए और विपणन विभाग के खर्चों को पूरा करने के लिए कितने वित्त की आवश्यकता होगी। अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वित्त है तो कोई बात नहीं, और अगर पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है हमारे पास तो किस प्रकार से हम उसकी व्यवस्था करेंगे, ये भी सब इसी के अंतर्गत आता है। इसके लिए हम बैंकों से पैसा उधार ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, वित्तीय संस्थाओं से भी लोन लिया जा सकता है। लास्ट आता है इसमें जोखिम उठाना, रिस्क कवर करना कि पग पग पर जोखिम है। आप व्यवसाय कर रहे हो तो हर क्षण पग पग पर जोखिम होती है और विपणन कार्य के अंतर्गत जोखिम कहीं अधिक ही है, क्योंकि न जाने कब ग्राहक की पसंद में परिवर्तन हो जाए, वस्तु की डिमांड कम हो जाए। कई बार होता है कि कोई प्राकृतिक आपदा घटित हो जाती है तो उससे माल को नुकसान हो जाता है। कई बार हमने मान लीजिए माल उधार दे दिया और उसकी हम वसूली नहीं कर पाए तो उससे भी हमको जोखिम उठाना पड़ता है। तो इस प्रकार से इन सभी जोखिमों का, कुछ जोखिम ऐसे होती है जिनका हम बीमा करवा करके सुरक्षा प्राप्त कर लेते हैं और कई जोखिम होती है जिनका हमको सामना करना पड़ता है। तो उनका सामना हम कैसे करेंगे, इन सभी के बारे में हमें पूर्व में ही सोचना चाहिए और साथ ही साथ हमें कुछ विशेष ध्यान रख करके ये जोखिम में हमें न उठानी पड़े, ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि व्यवसाय में हम लाभ प्राप्त कर सकें। तो ये सारे आपके विपणन प्रबंध के कार्य जो अपन ने अभी समझे हैं, और अगला हमारा टॉपिक रहेगा विपणन प्रबंध का क्या महत्व है। विभिन्न अलग अलग
है इसमें, जिसमें व्यवसायों के लिए क्या महत्व है, ग्राहकों के लिए क्या महत्व है, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए क्या महत्व है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हमने ये सब करी है, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने हैं। इसके पहले के PDF मैंने क्वेश्चंस की भेजी थी, चौथे और पांचवें दोनों पाठों की आप लोगों ने कर ली होगी, अभी प्रेरणा की और नेतृत्व की, ठीक है, और इससे रिलेटेड भी आप कर लीजिए। ओके।